हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल्स। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारे न्यूमेरिकल्स पहले से लिख दिए हैं स्लाइड पे। ठीक है, तो हम पहले न्यूमेरिकल से चालू करते हैं, वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। आइए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्या बोल रखा है हमको बेटा कि एक कॉन्केव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ जो है हमको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और हमसे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की ऐसी पोजीशन निकालो कि इमेज जो है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बने। तो यार इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बने, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है या तो मैग्निफिकेशन +3 हो या तो मैग्निफिकेशन -3 हो। ऑल राइट, मैग्निफिकेशन या तो +3 हो या तो -3 हो, तभी इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगी, है ना? क्योंकि इमेज उल्टी भी बन सकती है इन्वर्टेड, या सीधी भी बन सकती है इरेक्ट। तो मैग्निफिकेशन +3 भी हो सकता है, मैग्निफिकेशन -3 भी हो सकता है। +3 में इरेक्ट बनेगी, -3 में इन्वर्टेड बनेगी। तो हम समझते हैं कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज कैसे बनाए। तो मैग्निफिकेशन का अगर आप याद करें तो हमने एक फॉर्मूला देखा था। मैग्निफिकेशन जो हमने देखा था वो था -f अपॉन में u - f। अगर आप याद करें तो हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन मैग्निफिकेशन को एक बार +3 रखें और एक बार -3 रखें तो हमको u की 2 वैल्यूज मिलेगी। वही 2 वैल्यूज होगी ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो एक बार हम m को +3 पुट करते हैं, तो m को हमने +3 पुट करा, ठीक है। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो इस मिरर का फोकस यहां पे होगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज यूं जाती है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव लेते हैं, तो फोकस को हम पोल से यूं नापते हैं, तो जो हमारी फोकल लेंथ है वो नेगेटिव आती है। ये बात हमको पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रियल है, ठीक है बेटे। यहां पर अगर हम फोकल लेंथ रखें तो कितनी रखेंगे? -30 रखेंगे, कॉन्केव मिरर है तो -30, है ना। क्योंकि यार ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर भी होगा, जहां पर भी ऑब्जेक्ट होगा लाइट रेज तो यूं जाएगी ना, और लाइट रेज यूं जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और पोल से जब फोकल लेंथ को मेजर करेंगे तो वो -30 आएगी, क्योंकि हम निगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अपॉन में क्या लिखेंगे? u -30, ठीक है। तो यह आएगा +3 बराबर माइनस माइनस यहां पे प्लस हो गया, माइनस माइनस यहां पे प्लस हो गया, ठीक है। तो 3 1 जा 3 बोल सकते हैं और ये 10 जा हो जाएगा। तो u+30 जो है, u+30 जो है वो हमको 10 के बराबर मिल जाएगा। तो यहां से एक u की वैल्यू जो है हमको दिखाई दे रही है -20 सेंटीमीटर। ये हमने एक वैल्यू निकाली है। अब जब हम m की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो उससे हमें इमेज की एक और पोजीशन मिलेगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स होना चाहिए, चाहे +3 हो चाहे -3 हो। तो जब -3 हम पुट करेंगे तो -3 इज इक्वल टू माइनस, फोकल लेंथ हमको पता है -30 है, अपॉन में u कितना है बेटे? निकालना है -30, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 30 अपॉन में u+30। 3 1 जा हो जाएगा और ये 10 जा हो जाएगा, तो -u -30 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो -u इज इक्वल टू 40। तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? -40 मिलेगी। ऑल राइट, तो u की हमको 2 वैल्यूज मिली, एक मिली -20 और एक मिली -40। अगर आप ध्यान से देखें तो फोकल लेंथ जो है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो हमको जो u की 2 वैल्यू मिली है हमको, वो एक वैल्यू मिली है -20, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां होना चाहिए, यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और एक वैल्यू हमको मिली है -40, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां होना चाहिए 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। इन दोनों ही जगह हम ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो हमको 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, 3 गुना बड़ी। तो यहां पर अगर आप रखोगे तो आप देखिए पोल और फोकस के बीच में रखिए आपने, तो पोल और फोकस के बीच में आप रखोगे तो आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी, हम पढ़ चुके हैं। और अगर आप f के बाद रख रहे हो, f और c के बीच में, c कहां पर होगा? c जो है वो 60 पे होगा क्योंकि f 30 है, तो f और c के बीच में रखोगे तो आपको यहां पर फिर रियल इमेज मिलेगी। ऑल राइट, तो यहां पर हमारे 2 आंसर आए हैं, -20 और -40। ऑल राइट, तो एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से, नोट कर ले इसको, ठीक है बेटे।
चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ। आइए इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमको एक रॉड दे रखी है ए बी। इस रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कॉनकेव मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। और अगर आप रॉड को ध्यान से देखें तो रॉड का एक एंड जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है और दूसरा एंड बी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इमेज लेंथ क्या होगी। तो पहले अपन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस प्रॉब्लम का। अगर अपन थोड़ा ध्यान से सोचे तो ए यहां पर है, तो जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। यानी कि एक बात तो तय है कि ए पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, यहां बनेगी। इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, यहां बनेगी ये पॉइंट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ऑलराइट। और बी पॉइंट जो है वो सी और एफ के बीच में है। और तो और ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। इसका मतलब बी पॉइंट की इमेज कहां बनेगी, कहीं पीछे बनेगी, मान लीजिए यहां पर। ऑलराइट। और ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है उनकी इमेज कहां बनेगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए डैश, इस ब्लू वाले पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं, ए डैश, और इस वाले पॉइंट को बोल रहा हूं बी डैश। ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है रॉड पर उनकी उन सारे पॉइंट की इमेज ए डैश और बी डैश के बीच में बनेगी। इतना हमको समझ में आता है। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट बना लें इसे, सॉरी इमेज हो गई हमारी, क्या हो गई, इमेज। ये ग्रीन वाला जो था हमारा, इसको हम थोड़ा और बोल्ड कर दें। ये जो ग्रीन वाला था ये क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। और ये जो हमने ब्लू से बनाया है ये हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज है। हमने क्या सोचा कि जो पॉइंट ए है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो पॉइंट ए की इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बननी चाहिए। और पॉइंट बी जो है वो सी और एफ के बीच में है, यानी कि पॉइंट बी की इमेज सी के पीछे बननी चाहिए। और ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उनकी इमेज ए डैश और बी डैश के बीच में बनेगी, क्योंकि ये जितने पॉइंट हैं ये भी तो सी और एफ के बीच में है, तो इनकी इमेज भी सी के बाद बनेगी। ऑलराइट। तो अगर हम ए डैश निकाल लें कि ए डैश पॉइंट जो है वो कितनी दूर बना है, और बी डैश निकाल लें कि बी डैश वाला पॉइंट जो है उसकी जो इमेज है वो इस मिरर से कितनी दूर बनी है, तो हम ए डैश बी डैश लेंथ निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट हमको ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए यह याद रखना चाहिए कि अगर हम पहले पॉइंट की इमेज बना लें और दूसरे एंड पॉइंट की इमेज बना लें तो हम आसानी से उस ऑब्जेक्ट की इमेज की लेंथ निकाल सकते हैं। तो आइए वो लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हमको ए तो समझ में आ गया कि ए डैश कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी जो ए डैश है वो जो है कहां पर आ गया आपका, ये 30 है, तो ए डैश कहां पे आ जाएगा, 60 पे आ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल हो जाएगा यहां पे, है ना, एफ का डबल हो जाएगा। तो हमको देखना यह है कि बी वाला जो पॉइंट है उस बी पॉइंट की इमेज बी डैश मिरर से कितनी दूर बन रही है, तो वो निकालने की हम कोशिश करते हैं। आ जाओ। तो अगर आप ध्यान से देखो मैं बी पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं बेटे, बी पॉइंट की अगर चर्चा करें तो ये रॉड की लेंथ जो है ये कितनी है, रॉड की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और सी और एफ, सी और पी के बीच की दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ 30 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 पे होगा। तो 60 माइनस 10, यानी कि जो बी वाला हमारा पॉइंट है वो यहां से पोल से कितना दूर हुआ, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हुआ। तो हमको बी पॉइंट पता है, तो क्या हम उस पॉइंट की इमेज बी डैश निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन में u माइनस एफ, ये फॉर्मूला हमको ध्यान है, ठीक। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो फोकल लेंथ कितनी डालेंगे, -30। ऑब्जेक्ट इधर है, लाइट रेज इधर जा रही है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये हमको पता है। तो जो हमारा बी वाला पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर दूर है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -50, और f की वैल्यू कितनी हो गई, -30। तो -30 -50 अपॉन में u माइनस एफ, u कितना है, u है -50, और f कितना है बेटे, f है -30, तो -30 डालेंगे तो यहां से v मिलेगा
-30 इंटू -50 अपॉन में माइनस माइनस प्लस, ये -20 आ जाएगा। ऑल राइट, तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 0 और 0 कैंसिल हो गए, ये 2 1 जा हो गया और ये 25 जा हो गया। सही बात है, तो 25 3 जा 75 और वो भी माइनस का, तो v जो है हमको मिला -75 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो b डैश है, b डैश वो यहां से कितना दूर है, पोल से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर हम ध्यान से देखें a डैश को, a डैश 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है और b डैश 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर हम इस 75 में से इस 60 को घटा दें तो हमको a डैश b डैश लेंथ मिल जाएगी। तो a डैश b डैश यानी कि जो इमेज लेंथ है, यानी कि जो इमेज लेंथ है, इमेज लेंथ a डैश b डैश, ये मिलेगी 75 माइनस 60, दैट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटे बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में हम एक क्या याद रख सकते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब जो पॉइंट नहीं है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसके पहले पॉइंट की इमेज बनाओ, दूसरे पॉइंट की इमेज बनाओ और दोनों के डिस्टेंसेस को, इमेज डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको इमेज की लेंथ मिल जाएगी। क्लियर है बात? अच्छा, यहां पर मैं छोटी सी चर्चा और करता हूं आपसे, सुनना ध्यान से बात। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, इसमें पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैं करता हूं चर्चा, एक बार सुनना ध्यान से। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अगर मैं लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन निकालूं तो लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यार इमेज की लेंथ कितनी है, 15, और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 10। तो ये मुझे मिला 1.5, लेकिन मैं इसके आगे माइनस लगाना चाह रहा हूं। माइनस क्यों लगाएंगे, बात सुनना, आप ध्यान से देखो, a यहां पर है तो a डैश भी यहां पर है, लेकिन b यहां पर है तो b डैश वहां पर है। समझना बात, a b, a डैश b डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज है उसका नेचर अपोजिट है ना। ऑब्जेक्ट ऐसा है तो फिर इमेज ऐसी है, ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज ऐसी। इसलिए मैं आगे क्या लगा रहा हूं, एक माइनस। ये जो है ये लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बने हैं, है ना। यहां पर अपन ने हाइट की बात नहीं करी है क्योंकि रॉड जो है वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखी थी, तो इमेज भी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है। आप एक बार ध्यान से देख लें इसको। देख लिया बेटे? चलिए आइए एक और न्यूमेरिकल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का न्यूमेरिकल है वो, लेकिन हमने यहां पर एक चीज करी है। वही रॉड थी, उस रॉड को अब हमने 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा दिया और फोकल लेंथ जो है इस बार 15 सेंटीमीटर है। तो क्या हम इस रॉड की इमेज बना सकते हैं? कोशिश करते हैं। पहले तो अपन दिमाग लगा के सोचते हैं कि कैसी इमेज बननी चाहिए। अगर हम ध्यान से इस ए पॉइंट को देखें, रॉड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अगर हम ध्यान से इस ए पॉइंट को देखें तो ए पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और 1 सेंटीमीटर उठा हुआ है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है। और याद कीजिए उस केस में मैग्निफिकेशन -1 होता है, यानी कि इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट जो साइज जो है वो सेम रहती है, लेकिन नेचर अपोजिट होता है, एक ऊपर तो दूसरी नीचे। इसका मतलब ये जो ए है इसकी इमेज ए डैश जो है वो यहां बननी चाहिए, यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे बननी चाहिए। इसको मैं बोलना चाह रहा हूं ए डैश। ए डैश, ये ए पॉइंट की इमेज जो है ए डैश बनी है। ऑल राइट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपन ने क्या डिसाइड किया था कि जो लंबे लंबे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट की इमेज बना के दोनों पॉइंट को जोड़ दो तो आपको पूरी रॉड की इमेज मिल जाएगी। तो पहले पॉइंट की तो इमेज बना दी, अब बी पॉइंट की इमेज बनाते हैं। देखिए बी पॉइंट जो है वो सी और एफ के बीच में है। जब भी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज सी के पीछे बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। याद करें, मैग्नीफाइड बनती है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है।
बड़ी इमेज बनेगी लेकिन नीचे बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो बात? इसका मतलब बी पॉइंट जो है उसकी इमेज सी के पीछे बननी चाहिए और मैग्नीफाइड बननी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी नीचे, है ना। रियल इमेज बनेगी माइनस में, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है इस केस में जब भी सी और एफ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो। तो बी पॉइंट की इमेज क्या यहां कहीं बननी चाहिए, बी डैश। अरे बोले बेटा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर की हाइट पे है तो डेफिनेटली मैग्नीफाइड है तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही बनेगा, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज नीचे बनेगी। इतना ठीक। यानी कि जो हमारी रॉड है उसकी इमेज कुछ ऐसी बननी चाहिए। ए डैश बी डैश। अब वक्त है इस ए डैश बी डैश की लेंथ निकालने का, तो लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। तो यार बेटे ए तो हमको समझ में आ गया कि ए तो कहां बनेगा, फोकल लेंथ 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पे होगा, तो हमको ए तो समझ में आ गया कि ए जो है यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है पोल से, तो ए डैश भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, क्योंकि सी पर m-1 होता है। अब बी डैश की बात करते हैं। बी की इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, यानी कि बी डैश का पोल से डिस्टेंस क्या होगा, पहले वो निकालते हैं। तो अपन पहले किसकी चर्चा करें, अपन पहले बी की चर्चा करते हैं कि बी पॉइंट जो है उसकी इमेज कहां बनेगी। तो बी जो है वो यहां से कितना दूर है, पहले अपन यहां से देख ले दूरी बी की। ये 30 है, ठीक है, और रॉड की लेंथ 10 है, तो बी की दूरी यहां से कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो बी के लिए मैं बात करूं तो बी के लिए यू हो गया -20 और एफ कितना हो गया -15। तो वी जो होता है वो क्या होता है, एफ यू अपॉन में यू माइनस एफ। एफ की वैल्यू डालते हैं अपन -15, यू की डालते हैं -20, अपॉन में मैं -20 -15 करूंगा तो -5 आ जाएगा। ऑल राइट, माइनस से माइनस या कैंसिल कर दे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो v जो है मेरा आ गया -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा बी डैश हुआ, जो हमारा बी डैश हुआ वो पोल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी फ्रॉम पोल। इतना ठीक है बेटा। अब हम ये देख लें कि बी डैश कितनी नीचे बनेगा, बी डैश कितनी नीचे बनेगा, यानी कि मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। ये किसके लिए लगा रहा हूं मैं, बी और बी डैश के लिए, है ना। बी हमारा ऑब्जेक्ट है, बी डैश उसकी इमेज है। तो यार हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है बेटे, ऑब्जेक्ट जो है हमारा बी है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, तो +1 लूंगा यहां पे मैं, बराबर माइनस v कितना है बेटू -60, और u कितना है, u है -20। तो यहां पर हमको माइनस माइनस कैंसिल होते हुए दिख रहा है, 23 जा 60, तो एच आई यहां से निकल के आ गया आपका -30, सॉरी -3, यानी कि हमको समझ में आ गया कि B जो पॉइंट है यहां से कितने नीचे बनेगा, 3 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, यहां से 3 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। ऑल राइट, तो थोड़ा ध्यान से देखें इसको। हमको क्या निकालना है, हमको तो ए डैश बी डैश निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से आप समझिए, यहां पर अगर मैं पेन चेंज करते हैं, आइए ग्रीन पर ले लेते हैं। यहां पर अगर मैं एक लाइन डालूं ऐसी, तो ये 1 तो ये भी 1, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये हुआ 2 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये ग्रीन लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। इस 60 में से इस 30 को माइनस कर दो, तो 60 - 30 कितना हुआ 30। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको मैं बनाता हूं अच्छे से, देखना ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार का बन रहा है हमारा, ये हमारा ए डैश है, ये बी डैश है। ये लेंथ कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर आ रही है, ये लेंथ आ रही है 2 सेंटीमीटर।
और ये लेंथ कितनी आ रही है बेटू 60 माइनस 30, यानी कि ये कितनी आ रही है 30 आ रही है। ये कितनी आ रही है 30 आ रही है। यहां पे ये लेंथ जो है ये 30 आ रही है, जबकि ये ब्लू वाली लाइन जो है, ये ब्लू वाली लाइन 3 सेंटीमीटर की थी हमारी, ठीक है ये वाली, और ये 30 आ रहा है हमारा। तो यहां पर अपन क्या बना लें फिर, ये जो चीज है ये वाली, ये कितनी है 30। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ए डैश बी डैश निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ए डैश बी डैश अगर हम निकालें तो वो होगा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 900 प्लस 4, यानी कि अंडर रूट 904 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ का हमारी इमेज बनेगी। ए डैश बी डैश जो है उसकी लेंथ कितनी आई ये वाली, अंडर रूट 904 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? एक बार आप अच्छे से देख लीजिए इसको। अपन ने यहां पर ऑब्जेक्ट की किस प्रकार इमेज बनाई है, ए डैश और बी डैश पॉइंट्स की किस प्रकार सॉल्व किया है। मैं बोर्ड छोड़ देता हूं ताकि आप ध्यान से देख पाएं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहानी लेके आया है, नहीं समझते हैं। आइए यहां पर हमको एक स्क्वायर वायर दिया हुआ है ना, ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ये जो ग्रीन वायर है ना, ये जो ग्रीन फ्रेम है इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। मतलब आप देखो, अगर आप मिरर की तरफ से देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, देखिए आपको यूं ऐसे, समझ रहे हो बात? ऐसे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है आपने ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हमसे क्या बोल रहा है बेटा, अब हमसे वो बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उसका एरिया क्या होगा। समझते हैं? तो एरिया से हमको एक चीज याद आती है, एरियल मैग्निफिकेशन या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। याद कीजिए, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ही हम सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन बोलते थे, और ये होता था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ऑलराइट, तो यही लॉजिक यहां पर हम यूज करने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपन ऑब्जेक्ट की इमेज बना ले, कहां बनेगी। तो ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि u कितना हो गया -20। माइनस तो आप समझ ही गए होगे अब तक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि काम की रेज इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव। सारे मेजरमेंट्स पोल से करेंगे, फोकस भी कहीं यहां होगा तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव मानेंगे। कितनी बेटे, -15 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो अब हम v निकालते हैं बेटू, v निकालते हैं। आज v कितना होगा, FU अपॉन u माइनस एफ। तो एफ u या UF लिख दो, कुछ नहीं, अपॉन में u माइनस एफ, -20 माइनस -15 -5, -20 माइनस -15 -5, तो ये 5 दिया और 60 हो जाएगा, ये माइनस का 60 है। यानी कि हमको ये तो समझ में आ गया कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कहां बनेगी, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो इमेज जो है वो यहां से कहीं 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है पोल से। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारी इमेज बनी है उस इमेज का एरिया क्या होगा। तो पहले हम MT निकाल लें। MT ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना होता है, -V/U। तो यार V कितना आ रहा है, -60 है ना, और एक और माइनस लगेगा, अपॉन में U कितना है बेटा, U है आपका -20। तो यहां पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हो गया आपका, 3 तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना भाईजान। तो बस 9 को यहां रख दो। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर। तो ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल चुके हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है, ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जब आप इसको सामने भेजोगे तो इमेज का एरिया कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहां जो आपकी इमेज बनेगी, है ना, ये तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां जो आपकी इमेज बनेगी थोड़ी सी एनलार्ज बनेगी, ऐसे ऐसी ऐसी, और जो इस इमेज का एरिया होगा वो कितना होगा बेटे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया होगा। तो एक बार आप आराम से देख ले इसको। देख लिया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर दो मिरर्स हैं, M1 और M2। अगर हम ध्यान से देखें तो एक जो है कॉन्केव मिरर है और दूसरा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, और दोनों की फोकल लेंथ हमको दे रखी है और बोला है फाइंड आउट इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है इससे निकलने वाली रे का पहला रिफ्लेक्शन M1 से लो, फिर अगला रिफ्लेक्शन M2 से लो, और फिर जो इमेज बनेगी बताओ वो कहां पर बनेगी। तो कोशिश करते हैं। तो हमको सिंगल मिरर सॉल्व करना आता है ना, तो बस यहां पर 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार इस मिरर के लिए, एक बार इस मिरर के लिए। तो पहले आइए अपन सॉल्व करते हैं M1 के लिए। तो देखिए बेटा, M1 के लिए काम की रेज इधर जाएगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, ठीक है। तो अगर अपन M1 के लिए बात करें तो M1 के लिए जो U होगा बेटे, U वो कितना हो जाएगा, M1 के लिए U होगा आपका -30 सेंटीमीटर, और M1 के लिए फोकल लेंथ की मैं बात करूं यहां पर फॉर्मूले में तो वो होगी -20 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो अपन पहला रिफ्लेक्शन M1 से करवा रहे हैं और देखते हैं पहली इमेज कहां बनेगी, ठीक है। तो V जो है वो कितना होता है, FU अपॉन में U माइनस F। ऑल राइट, तो F कितना है बेटा, -20, U कितना है -30, अपॉन में U माइनस F में करूंगा अगर तो -10 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका -60। इसका मतलब पहली इमेज जो है पोल से, ये वाले पोल से 60 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड में बननी चाहिए। यानी कि आप खुद सोचो कि जो आपकी पहली वाली इमेज बनेगी ना, वो यहां से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है ऐसे। ऑल राइट, तो कैसे बन रही होगी समझते हैं अपन बात ध्यान से। जैसे मान लो यहां से लाइट रे गई होगी ऐसे, फिर टकरा के कहां जाएगी, या थोड़ा ढंग से बना ले इसको। मिरर ही गायब हो गया, वापिस बना ले मिरर को, ठीक है। हाँ, तो जो हमारी इमेज है वो यहां बन रही है कहीं 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वो कैसे बन रही होगी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां से कोई लाइट रे गई होगी, ठीक है, यहां से कोई लाइट रे गई होगी और वो इस मिरर पर रिफ्लेक्ट हुई होगी, इस मिरर पर वो रिफ्लेक्ट हुई होगी, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई होगी, समझ रहे हो बात, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई होगी, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई होगी, तो इमेज जो है पहली वाली यहां पर बन रही होगी, मैं इसको बोल रहा हूं आई डैश, इंटरमीडिएट इमेज है इसलिए। ऑल राइट, अब आप ध्यान से देखो, एक रे यूं भी जाएगी, यूं, अरे ठीक है क्या बात। तो ये जो आई डैश इमेज बना रहा है ये वाला मिरर, ये आई डैश इमेज हमारे दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बात सुनना ध्यान से, जब भी दो मिरर के सवाल होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहला मिरर जो इमेज बना रहा है वो इमेज जो है दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। दैट मींस आई डैश विल बी ऑब्जेक्ट फॉर M2, आई डैश विल बी ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये आई डैश जो है दूसरे वाले मिरर के पोल से कितनी दूर पे लोकेटेड होगा, ये लोकेटेड होगा 60, ये पूरा 60 है और ये पूरा 40 है, तो 60 माइनस 40 यानी कि इसकी लोकेशन जो है वो 20 सेंटीमीटर की होगी। ऑलराइट, अब क्या, अब समझते हैं आगे। अब
ये जो दूसरा मिरर M2 है ये I डैश की एक और इमेज बनाएगा, क्योंकि I डैश विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर M2। ठीक है, तो इस I डैश की हम एक इमेज और बनवाते हैं M2 की मदद से। तो ध्यान से देखो, M2 पर रे ऐसे गिर रही है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, ये जो I डैश है ना, ये M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। ठीक है, तो रे ऐसे गिर रही है, तो काम की रेज यूं आ रही है, मतलब M2 के लिए ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और M2 के लिए ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो अब ध्यान से देखें, मैं M2 के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं। किसके लिए? M2 के लिए। M2 के लिए फोकल लेंथ +5 होगी, कॉन्वेक्स है। ऑलराइट, और इस M2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि I डैश जो है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके पोल से नापोगे तो कितना होगा? -20, नहीं +20, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस में नाप रहे हो ना, तो +20 होगा। तो U जो है वो कितना हो गया? +20। तो इसके लिए अगर अपन V निकाले तो V कितना आएगा? F इंटू यू अपॉन में U माइनस F, यानी कि 15। तो कितना आ गया ये? 20/3 सेंटीमीटर, यानी कि अपन बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 6.67 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट, यानी कि इमेज जो है, फाइनल इमेज जो है दो रिफ्लेक्शन के बाद, वो कहां बनेगी? यहां बनेगी, यहां ऐसे, यहां से 6 पॉइंट, छोटा हो गया थोड़ा सा, अरे अरे अरे, यहां से कितनी दूरी पर बनेगी? 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर आपकी जो फाइनल इमेज है आई, वो बनेगी। यानी कि यहां से जब लाइट रे टकरा के जाएगी ना, तो देखने वाले को ऐसा लगेगा, समझ रहे हो बात? आई यूं, ये इंसिडेंट रे हो गई इस मिरर के लिए, और ये ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो जो यहां अपनी अखियां लगा के देखेगा ना, इसको अखियां सही कर दे थोड़ी, सिंपल सी आंख बना दे, जो यहां अपनी आंख से ये देखने की कोशिश करेगा, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि ये लाइट रे कहां से आ रही है? आई से आ रही है। तो उसको इमेज यहां दिखेगी दो रिफ्लेक्शन के बाद। ऑलराइट, क्या तो हमने फाइनल इमेज निकाल ली। क्या करा हमने? पहले वाले मिरर से रिफ्लेक्शन करवाया, तो हमको एक इमेज मिली आई डैश पर, यानी कि लाइट रे यूं गई और यूं गई। फिर दूसरा रिफ्लेक्शन कराया तो दूसरे में यूं गई, यानी कि जो देख रहा है उसको लग रहा है कि लाइट रे यहां से आ रही है, आई से आ रही है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो फाइनल इमेज बनेगी वो मिरर M2 के पोल से 6.67 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ बनेगी, या मिरर M1 से 30 + 10 40 + 6.7 M1 के पोल से 46.67 सेंटीमीटर इधर की तरफ बनेगी। क्लियर है क्या बात? तो जब भी दो मिरर के सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं? दो मिरर के सवाल में हम ऑब्जेक्ट के पहले रिफ्लेक्शन से, मतलब ऑब्जेक्ट के पहले मिरर के रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनाते हैं, उसी इमेज को हम ट्रीट करते हैं दूसरे वाले मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात? तो ये पहला रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ, जो बंदा देख रहा है उसको लग रहा है लाइट रे आई से आ रही है, तो फाइनल इमेज जो है आई पर बनेगी दो रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर है बात? देख लें एक बार अपन, ये भी देख लें आप, M2 के लिए जो कैलकुलेशन किया है 6.67 सेंटीमीटर अपना निकाला है, जो कि ये दूरी है। तो आज की हमारी चर्चा हुई है स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।